नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहस के शो में आज बात राहुल गांधी की, जिनके पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर पिच तैयार की जा रही है। 2024 के लिए कांग्रेस लगातार राहुल को विपक्ष का चेहरा बताकर दूसरे नामों पर पूर्ण विराम लगाना चाहती है। इस बीच कांग्रेस के लिए नीतीश कुमार ने खुशखबरी दे दी है। बिहार के सीएम को राहुल गांधी के पीएम पद की उम्मीदवारी पर कोई अब दिक्कत नहीं है। हालांकि उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों के साथ मीटिंग करने की एक छोटी सी शर्त भी लगाई है। वहीं उद्धव गुट ने भी राहुल गांधी के पक्ष में अच्छे संकेत दिए, लेकिन क्या इतना भर राहुल गांधी के लिए काम चला जाएगा? क्या राहुल की विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार का इकलौता चेहरा होंगे राहुल ही, या फिर कोई उनके इरादे पर पलीता लगा देगा? क्या अखिलेश, मायावती, केसीआर को राहुल कबूल है? और इन्हीं सवालों के साथ साल 2023 के पहले हल्ला बोल के करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी 24 में विपक्ष की ओर से पीएम के पद के लिए उम्मीदवार होंगे। ठीक है, इसमें क्या बुराई? नीतीश बाबू ने एक बार फिर साफ कर दिया है, ना तो वो 2024 में पीएम के दावेदार हैं और ना ही उनकी कोई ख्वाहिश है। बिहार के सीएम साहब को राहुल गांधी के नाम पर कोई दिक्कत नहीं है। वो 2024 में राहुल गांधी की पीएम पद की उम्मीदवारी को सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी 24 में विपक्ष की ओर से पीएम के पद के लिए उम्मीदवार होंगे। ठीक है, इसमें क्या बुराई? नहीं, वो तो सब हम लोग तो वही तो कर ही रहे हैं ना, कि जरा उन लोगों का अपना चल रहा है तो हम लोग तो वेट कर रहे हैं। बाकी सब पार्टियों से भी बात हुई है, एक बार मिलजुल करके काम करने का और आगे करने का ये बात हो रही है। और जहां तक सवाल है मुख्यमंत्री, तो ही उन्हीं लोगों को तय करना है। आए वो झूठे मेरे बारे में चलता, हम तो कितना बार कह चुके कि हम भाई नहीं है। जब नीतीश बाबू को राहुल पसंद है तो आरजेडी की चर्चा भी करनी बेकार है। दावे के मुताबिक वो भी वही करेंगे जो नीतीश कुमार कहेंगे, यानी राहुल गांधी के लिए बिहार से सत्ताधारी पार्टियों ने सिग्नल दे दिया है। राहुल को लेकर नीतीश का ये बयान कमलनाथ के उस बयान के बाद आया, जिसमें कमलनाथ ने दावा किया है कि 2024 में राहुल के चेहरे पर ही विपक्ष पीएम का चुनाव लड़ेगा। कमलनाथ ने कहा, राहुल गांधी सत्ता के लिए नहीं बल्कि देश के आम लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं। जहां तक 2024 के लोकसभा चुनाव का सवाल है, राहुल गांधी न सिर्फ विपक्ष का चेहरा होंगे बल्कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। वैसे तो सर्वविदित है कि कांग्रेस का चेहरा राहुल ही होंगे, लेकिन सवाल दूसरी पार्टियों का है। अब आहिस्ता आहिस्ता राहुल के लिए दूसरी पार्टियां भी साथ आ रही हैं। उद्धव के शिवसेना ने भी 2024 के लिए राहुल के नाम पर मौन समर्थन देते हुए हरी झंडी दिखाई है। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने मुखपत्र सामना के जरिए दावा किया, पिछले साल कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नेतृत्व प्रभावशाली रहा और अगर 2023 में भी यही क्रम जारी रहा तो अगले आम चुनाव में देश में राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। राहुल के पक्ष में माहौल बनने से कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है। देखिए, सारे विपक्ष की तरफ से मैं कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं जो मैं अनाउंस करूं, लेकिन यदि कांग्रेस के एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाते यदि आप पूछेंगे तो हाँ, कि 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में लाना चाहिए और उसके नेतृत्व में लड़ना चाहिए और हमें जीत हासिल होगी। विपक्ष को लेकर बघेल ने जो संदेह जाहिर किया वो यूं ही नहीं है। अखिलेश के बयान को सुनकर आप समझ जाएंगे कि राहुल की स्वीकार्यता अभी विपक्ष के बीच बाकी है। समाजवादी पार्टी ने फिलहाल राहुल गांधी की पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर रेड सिग्नल दिखाया है। कमलनाथ को भैया राहुल गांधी को विपक्ष का प्रधानमंत्री का चेहरा बता दिया है। देखिए, वो अभी कोई तय नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी ही नहीं, बीएसपी, टीआरएस, टीएमसी समेत कई पार्टियों ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। सभी सियासत के शह और मात के खेल में सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। विपक्ष की एकजुटता में केजरीवाल सबसे बड़ा रोड़ा हो सकते हैं, क्योंकि वो भी पिछले दिनों 2024 के लिए ताल ठोक चुके हैं और आने वाले वक्त में अपनी उम्मीदवारी के लिए आम आदमी पार्टी आवाज और बुलंद कर सकती है। इन सब के बीच ऐसे और भी कई चेहरे हैं जिन्हें लगता है कि वो विपक्ष का चेहरा बन सकते हैं। लिहाजा राहुल गांधी के लिए 2024 तक का सफर आसान नहीं है।
पहले उनके सामने विपक्ष का चेहरा बनने की चुनौती और फिर पीएम मोदी से टक्कर, यानी अभी बहुत कांटे हैं इस राह में। पटना से रोहित सिंह, दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। तो चर्चा की शुरुआत करें। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करा देते। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के इस वक्त हमारे साथ हैं। आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना के, वो अब से थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। विशाल मिश्रा, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। राजीव रंजन, प्रवक्ता जेडीयू के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले मैं अखिलेश प्रताप सिंह से पूछना चाहती हूं। अखिलेश जी, क्योंकि राहुल गांधी की ये यात्रा जैसे शुरू हुई तो ये कहा गया कि ये राजनीतिक नहीं है, लेकिन लास्ट तक आते आते इसमें बहुत सारे विपक्षियों को निमंत्रण दिया गया। कुछ आए, कुछ साथ नहीं आए। साथ भले ना आए हो, लेकिन अब संकेत राहुल गांधी के लिए बहुत बड़े मिलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार की तरफ से हो, चाहे वो शिवसेना की तरफ से हो। इससे क्या दिखता है आपको? राहुल गांधी की जो चेहरा, जिसको और बड़ा बनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से थी, वो अब इन साथ से और कितना बड़ा होता दिख रहा है? अर्पिता जी, सबसे पहले 9 वर्ष की आपको, आपके पूरे परिवार, आज तक परिवार को, हमारे जितने साथी बैठे हैं उनको और आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। सबके लिए खुशहाली भरा हो ये। अर्पिता जी, राहुल गांधी बड़ा चेहरा बनाए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता है और शुरू से ये कहा गया है कि ये एक गैर राजनीतिक यात्रा सबके लिए है और सब जगह सब लोग आए। जबकि यात्रा शुरू हुई तब से आप लोगों ने ये शंकाएं जाहिर की कि कौन कौन आएगा, लेकिन हर स्टेट में यात्रा का जो है जोश और समर्थन बढ़ता गया और वहां के तमाम गैर कांग्रेसी लोग भी आए और आते गए, जुड़ते गए और ये आगे भी बढ़ता जा रहा। अब यात्रा का एक चरण बचा, 3 चरण करीब करीब पूरा हो गया। तो ये जो देश है वो बदलाव के मूड में है। चर्चा इस बात की आज ये नहीं हो रही है कि जो सत्ता में बैठा है वो कैसे चुनाव लड़ेगा, विपक्ष पे चर्चा हो रही है। इसका मतलब विपक्ष से डर है सत्ता को, होना भी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि मोदी जी किस बात पे चुनाव लड़ेंगे। हमारे विपक्ष अभी कोई अलायंस हुआ नहीं है, होगा, उस पे अभी से शंकाएं की जा रही है। मोदी जी का जो अलायंस था वो सब अलायंस पार्टनर जा चुके हैं, एक भी अलायंस पार्टनर इनका नहीं बचा, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, इस तरह से सब जगह से जा चुके हैं। और अभी जो उपचुनाव और 3 राज्यों में, एक दिल्ली में एक म्यूनिसिपल के और 2 राज्यों के चुनाव ने ये बता दिया है कि मोदी जी का जो मैजिक है वो गुजरात के बाहर अब नहीं है। ठीक है, ये भी फैक्ट है। हाँ। तो ये जो घबराहट है, लेकिन सर मैं एक बहुत छोटी सी चीज जरा इसमें समझ लेना चाहती हूँ। मैं चर्चा में आगे और सवाल जो आप जैसी बातें कह रहे हैं, मैं एक छोटी सी चीज समझ लेना चाहती हूँ, क्योंकि अब अध्यक्ष पार्टी के खड़गे साहब है, चेहरा राहुल गांधी भी ही होंगे, ये तय है, या खड़गे साहब उसमें हरी झंडी दिखाएंगे, या उसके लिए भी कोई प्रक्रिया है जो होनी है कांग्रेस पार्टी के अंदर? देखिए, हम सारे विपक्ष के लोग अलायंस करके लड़ेंगे। हाँ। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी हैं, ये तय है। सांसद मिलकर अपना नेता चुन लेंगे। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण मैं कह रहा हूं सर, ये तय है ना, मतलब राहुल गांधी ही चेहरा होंगे कांग्रेस पार्टी के, क्योंकि बहुत कुछ पार्टी के अंदर हमने बदलता हुआ देखा। अध्यक्ष पद के लिए किस तरीके से खड़गे साहब सामने आए, पहला मतलब खड़गे साहब गांधी परिवार से नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ बदल रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि सर, जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा तो सभी लोग तय करेंगे, या राहुल गांधी ही सर्वसम्मति से अभी तय है कि वही होंगे? थोड़ा बस 10 सेकंड में मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अर्पिता जी, एक बात तो तय है कि इस हिंदुस्तान में बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो अकेले है। ठीक है, अकेले है बीजेपी। सारा विपक्ष में से कोई भी बीजेपी के साथ नहीं है। इसी से आपके सारे आंसर मिल जाएंगे। सर, विपक्ष मोदी जी के साथ आज कोई खड़ा नहीं है। ये बात आपकी सच्चाई है प्रेम शुक्ला, जिसे मैं पूछना चाह रही हूँ। जो खड़गे जी का पूछा, हाँ जी सर, जो खड़गे जी का पूछा, 2 सवाल किया था, दूसरे जवाब दे दूं इजाजत हो तो। देखिए, ये सवाल बीजेपी से पूछिए ना, हाँ, कि क्या नड्डा जी होंगे? नेता कौन है? नड्डा जी अध्यक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री के दावेदार हैं।
हम तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सब विपक्ष मिल करके अपना प्रधान सांसद चुनते हैं। यहाँ नागपुर घराने से चिट्ठी नहीं आती। नहीं, अभी तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी हैं सर, अभी तो आपने यही कहा राहुल गांधी, इसलिए मैंने ये पूछा कि क्या उधर कोई प्रक्रिया बदली है कांग्रेस या वो या वो तय है कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे या सब लोग मिलकर तय करते हैं। आपने कहा राहुल गांधी ही होंगे, है ना सर? हाँ, हमारे पार्टी के चेहरे वो हैं। ठीक है, और खड़गे साहब राहुल जी हैं, हमारे अध्यक्ष हैं। और उनकी भूमिका सर? हमारे अध्यक्ष हैं। जैसे अरे वो जो भूमिका बीजेपी में मोदी जी और नड्डा जी की क्या भूमिका है, ठीक है, उस पर बहस कर ले थोड़ी देर। ठीक है, यानी जो भूमिका नड्डा जी की है वैसी ही खड़गे की। आप ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, एक बात तो अखिलेश प्रताप सिंह बहुत सही कह रहे हैं, जो साथ थे आपके वो अपने ही अब बेगाने हो गए हैं। इस लड़ाई में कैसे जीतिएगा जब अपने ही बेगाने हो जाएं? नीतीश कुमार जब आपके साथ थे पाला छोड़कर चले गए और राहुल गांधी कबूल अब उनको हैं। वहीं अब शिवसेना उद्धव ठाकरे आपको छोड़कर चले गए और अब वो राहुल को एक मौन सहमति देते नजर आ रहे हैं। तो जब अपने बेगाने हो गए तो युद्ध कैसे जीतिएगा 2024 का? जी अर्पिता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको ध्यान होगा 1984 में कांग्रेस के कितने अलायंस पार्टनर थे, 1989 में कितने अलायंस के पार्टनर थे? अखिलेश प्रताप सिंह जरा खोज करके बता दें। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ है, तो हमारा विस्तार होने के कारण बहुत सारे हमारे गठबंधन के साथी हमसे अलग हुए हैं। लेकिन आप जो प्रश्न कर रही हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है गठबंधन में सत्ता में है। उसके साथ जो है 40 एमएलए जो शिवसेना के 55 एमएलए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगाकर चुने गए थे, उसमें से 40 एमएलए जो हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारते हैं। 11 सांसद हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारते हैं। अब उसी तरह से जो है अन्य बहुत सारे प्रदेशों में हमारे पास अपनी पार्टनरशिप है। जैसे बिहार में हमारे साथ जो है अभी लोक जनशक्ति पार्टी का एक धड़ा है, दूसरा धड़ा हमारे साथ बातचीत कर रहा है। ऐसे और बहुत सारे लोग हमारे साथ आएंगे। उत्तर प्रदेश में अपना दल हमारे साथ है, उसी तरह से जो है और कई सारे दल हमारे साथ आने के लिए तैयार है। अन्य प्रदेशों में भी, दक्षिण में भी हमारा बहुत सारे लोगों के साथ जो है गठबंधन है। हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जो है 2024 का चुनाव भी अपना जो है सीटों की संख्या का विस्तार करते हुए चुनाव जीतने में सफल होंगे। अब इसमें अगर किसी को आशंका हो तो वो विपक्ष को आशंका करने का पूरा अधिकार है। विपक्ष अगर ये आप कह रहे हैं शुक्ला जी, अपने अलायंस का आपने जिक्र कर दिया, आपके साथी जो है भी वो दबी जुबान पर ये कहते हैं कि बहुत खुश नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, बहुत दबी जुबान पर तो खुशी नहीं है, वो भी आपसे छिटक सकते हैं। तो उनको कैसे साधने की आपकी योजना है, और जो आपसे छिटक गए हैं वो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं आपकी पार्टी को आने वाले चुनाव में? जी अर्पिता जी, पहली बात आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे देश में पिछले जो चुनाव हुए थे लगभग 180 सीटों पर कांग्रेस के साथ हमारा मुकाबला हुआ था, और कांग्रेस डबल फिगर में भी हमारे सामने जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। अब हमारे साथ अन्य दलों पर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग लोगों से मुकाबला हमारा है। कुछ इन 180 सीटों के अलावा शेष जो सीटें बचती हैं उन सीटों में बहुत जगह कहीं हमारा टीडीपी के साथ मुकाबला है, कहीं हमारा जो है टीआरएस के साथ मुकाबला है, कहीं हमारा डीएमके के साथ मुकाबला है, कुछ जगहों पर हमारा कांग्रेस के साथ मुकाबला है, कहीं पर आरजेडी के साथ मुकाबला है, कहीं जेडीयू के साथ मुकाबला है, कहीं टीएमसी के साथ मुकाबला है, कहीं आम आदमी पार्टी के साथ मुकाबला है। और हमारे पास 18 करोड़ कार्यकर्ताओं का एक सशक्त जो है दल भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए ना, नीतीश कुमार आपको छोड़ के चले गए, या महाराष्ट्र में जो स्थिति है, जो लोग आपसे अंदर खाने में नाराज हैं, उनको खुश करने की पूरी कोशिश है कि बीजेपी की नहीं, अब अपने दम पर ही बीजेपी तैयार है 2024 में? क्योंकि विपक्ष अगर साथ आ गया तो आप मानते हैं कि एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए होगी? देखिए कई बार जो है लोग साथ छोड़कर जाते हैं और सीटें बढ़ जाती। जैसे 2014 में नवंबर महीने में चुनाव हुआ, अक्टूबर 2014 में, और शिवसेना हमारा साथ छोड़ के चली गई। हमारे पास 45 विधायक थे, 124 विधायक हो गए, और शिवसेना के भी विधायक जो उनके 46 विधायक थे उनसे बढ़कर 63 हो गए। तो अब गठबंधन तो अलग हो गया,
दोनों की सीटें घटनी चाहिए थी, बढ़ गई दोनों की सीटें। उसी तरह से बिहार में हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में सीटों की संख्या में इजाफा होगा। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से आनंद दुबे का भी रुख करना चाहूंगी। आनंद दुबे, क्योंकि दबी जुबान पर ये स्वीकार और ये सहमति तो दिख रही है कि राहुल गांधी नेतृत्व करें, कोई नाराजगी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या उद्धव जी से बड़े चेहरे हो गए राहुल गांधी जी? अर्पिता जी, सबसे पहले आपको, आपके परिवार को और आज तक के परिवार को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, संजय राउत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारत की राजनीति को बहुत ही नजदीकी से देखते आए हैं। उन्होंने सामना के रोक टोक में सीधा लिखा है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 2022 में निखार आया है, एक चमक आई है, उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। यदि 2023 भी ऐसे ही चलता रहा तो 24 में सत्ता परिवर्तन अटल है। अब इस बात को आप समझिए, ये कहने का अर्थ ये होता है कि जो भारत की वर्तमान राजनीति है, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनसे लोग नाराज हैं, उनसे लोग खुश नहीं हैं। चाहे अकाली दल हो, चाहे हमारी शिवसेना हो, और चाहे जेडीयू के नीतीश कुमार। सर, मैं एक चीज इसमें आपको माफी के साथ रोक रही हूँ। ये बार बार हर विपक्ष, सिर्फ आप नहीं, हर कोई ये कहता है कि जो सत्ता में बैठा है, जो इस वक्त सरकार चला रहा है, उससे जनता खुश नहीं है। अगर इस बात का आभास हर विपक्ष को है, हर उस नेता को है जो सत्ता में नहीं है, तो ऐसा क्यों जरूरत आन पड़ रही है कि सबको साथ लाया जाए और राहुल गांधी को नेतृत्व थमा दिया जाए? साथ आने की क्या जरूरत है सर? इंडिविजुअल भी तो आप, क्योंकि सरकार से नाराजगी है तो वो तो वैसे ही हार जाएंगे। आप लोग अपने आप में ही चुनाव लड़ सकते थे ना, अपने दम पर। सबको साथ आने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? अर्पिता जी 1999 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 22 दलों को लेकर भारत का नेतृत्व किया था। तो कभी कभी गठबंधन की राजनीति करनी पड़ती है, लोग एक विचारधारा के मंच पर आना चाहते हैं। और यही बात है कि आज इस देश में बीजेपी के खिलाफ, सत्ता के लिए नहीं अर्पिता, देखिए अगर आप मुझे बोलने ही नहीं देंगी, हर 2 सेकंड में रोक सवाल है सर, छोटा छोटा मन में आ जाता है। मैं वही पूछ रहा हूं, सत्ता के लिए जो वर्तमान सरकार बैठी है वो राजनीति कर रही है। अच्छा, विपक्ष देश के असली मुद्दों को लड़ना चाहता है। जैसे कि 2 करोड़ हर साल नौकरियां कहां चली गई, किसानों की लेकिन यानी आनंद जी, मैं फिर आपको माफी के साथ रोक रही हूँ। सवाल है सर, आ जाते हैं मन में, एक पत्रकार हूँ, आ जाते हैं तो मेरा मन कर रहा है आपसे पूछ लूं। अच्छा, आपने कहा ठीक है, क्योंकि आपके सवाल आप जो बोल रहे हैं ना सर, उससे आ जा रहा है एक्चुअली। अब मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा कि सत्ता में जो बैठे हैं उनको ये लालच होती है कि सत्ता उनको चाहिए, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जो गठबंधन बनते हैं सर, वो तो समान विचारधारा के बनते हैं। अभी उदाहरण आप जरूर पीडीपी और बीजेपी का देने लगेंगे, लेकिन आपके लिए भी तो सवाल बनते हैं ना सर, आपकी विचारधारा किधर थी और अब आप किसके साथ होते हुए नजर आ रहे हैं? जिस प्रकार से भारत में इस समय सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पर शिकंजा कसा है, यहाँ तक कि चुनाव आयोग भी अब स्वतंत्र नहीं है, न्यायालय में भी दखलबाजी है। अब यार, अगर ये सब असली मुद्दे नहीं है अर्पिता जी, तो मुद्दे क्या है? क्या रोजगार मुद्दा नहीं है? क्या महंगाई मुद्दा नहीं है? क्या महिला सुरक्षा मुद्दा नहीं है? क्या इस देश में किसानों की आय दुगनी तिगुनी हो, ये मुद्दा नहीं है? इन्हीं मुद्दों को लेकर विचारधारा कांग्रेस पार्टी से मैच कर रही है सर? अर्पिता जी, हमारी विचारधारा कल जो थी आज वही है, कल भी वही रहेगी। हम आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व की पार्टी है, हम हिंदू हृदय सम्राट। तो राहुल गांधी को स्वीकार करेंगे आप प्रधानमंत्री के तौर पर, देंगे अपना सपोर्ट? देखिए, मैं वही अर्पिता जी, आज आपके टेलीविजन पर बैठकर ये रणनीतियां नहीं बनती हैं। अच्छा। इसके लिए हर पार्टी की अपनी एक शीर्ष नेतृत्व होता है। लेकिन सर, सामने में क्या लिखा जाएगा उसके लिए तो बैठ के रणनीति बनी होगी ना सर, वो तो सामने आ चुका है। ठीक है, तो क्या गलत लिखा है? नहीं, बिल्कुल सही, ठीक है। 1 मिनट दीजिए, जल्दी से। सामने में ये लिखा है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो चमक बढ़ी है, अगर 2023 में ये कंटिन्यू रहा, ये लगातार चलता रहा, तो 2024 में हो सकता है कि राहुल गांधी जी ही देश का नेतृत्व करें। यानी उद्धव जी से बड़ा चेहरा राहुल गांधी हो जाएंगे 2024 में, है ना सर? दोनों अलग अलग पार्टी के बड़े नेता हैं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जब राहुल गांधी जी महाराष्ट्र की धरती पर आए थे तो आदित्य ठाकरे जी ने बड़े हृदय से उनका स्वागत किया था, उनके साथ कुछ दूरी भी तय की थी। तो ये दिखाता है कि हम सब अलग अलग विचारधारा के होने के बावजूद इस देश को बचाने के लिए एक मंच पर क्यों नहीं आ सकते? ठीक है, आप भी आइए, कोई भी आ सकता है। राजीव जी, नीतीश कुमार जब अलग हुए और उस समय तो ये हो रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए अगर कोई सामने हो सकता है तो वो नीतीश कुमार हो सकते हैं। फिर सर कहां क्या पेच फंस गया? नीतीश कुमार पहले पीछे कदम लेते हैं बिहार की राजनीति से और आगे कर देते हैं तेजस्वी को, उसके बाद लगता है कि शायद वो फ्रंट पे आकर खेलेंगे, उस समय वो फिर 2 कदम पीछे चले जाकर राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर
पिच समझ नहीं आ रही क्या? मुझे ऐसा लगता है कि आप तो समझ रही होगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए निसंदेह ये जो रणनीति है वो काफी भारी पड़ने जा रही है। नीतीश कुमार जी निसंदेह देश के चंद उन राजनेताओं में जिन्हें हम कह सकते हैं कि राजनीतिक अनुभव देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा है। उन्होंने एक राज्य की अगुवाई 18 वर्षों से की है, 46 वर्षों के संसदीय जीवन में अनेक बड़े मुकाम हासिल किए। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री पद का सवाल है, जिस समय बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और महागठबंधन की सरकार बनी, पहला काम तो ये हुआ कि विपक्ष एक नहीं हो सकता है, इसको बिहार ने बताया कि हम एक हो सकते हैं। और वामपंथी दल हो या अति वामपंथी विचारधारा के दल हो या जनता दल यूनाइटेड हो या राष्ट्रीय जनता दल और अन्य कुछ दल, ये सब मिलकर एक साथ है। तो ये अपोजिशन के लिए कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगी कि हम एक जगह एकजुट हो सकते हैं। दूसरी बात, उसी मौके पर नीतीश कुमार जी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। उनके बयान को लेकर मीडिया ने कई बार अपने तरीके से उसका विश्लेषण किया। फिर हमारी पार्टी का पॉलिटिकल रिजोल्यूशन आया जिसमें कहा गया कि विपक्षी एका के लिए वो कोशिश करेंगे, 2024 में सत्ता परिवर्तन हो इसकी पृष्ठभूमि बनी। और नीतीश कुमार जी इस पहल को लेकर देश के अलग अलग राजनीतिक दलों से बात करते थे। जब राहुल जी के नाम का विचार कहीं से आया, कमलनाथ जी के बयान के बाद, उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि उन्हें कोई ऐतराज नहीं। और मुझे लगता है इस साफगोई का स्वागत किया जाना चाहिए कि विपक्षी एका की शुरुआत उन्होंने अपने बयान के जरिए कर दी कि देश की एक बड़ी पार्टी कांग्रेस है। तो यानी नीतीश कुमार अब खुद वो अपने कदम पीछे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं सर? यही तो वो अपने चेहरे को लेकर, वो अलग बात है कि 2024 में कैसे गठबंधन महागठबंधन बन जाए, उसके लिए क्या प्रयास करने चाहिए, वो प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन जो उनकी महत्वाकांक्षा जिसके लिए वो जाने जाते रहे हैं, अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर, वो प्रधानमंत्री के तौर पर कहीं खड़े नहीं रहना चाहते हैं, कहीं रहना ही नहीं चाहते हैं, रिटायरमेंट मोड पर चले गए क्या? अर्पिता जी, मुझे ऐसा लगता है एक पत्रकार के हैसियत से आपको काफी कठिन सवाल करने का अधिकार प्राप्त है और आपको करना भी चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी को जो लोग जानते हैं, उन्होंने कई अवसरों पर देश को ज्यादा महत्व दिया है, कई बार गठबंधन की राय से भी अलग हट करके, नोटबंदी जैसे सवाल पर या कई अवसरों पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर उन्होंने दो टूक अपनी राय रखी। और आज उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आकांक्षा को लेकर के मीडिया ने कहा, दल के नेताओं ने जो भी कहा, नीतीश कुमार जी ने ऑन रिकॉर्ड कभी नहीं कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। और इस बार उन्हें ये पता था कि इस बात को लेकर के मीडिया बार बार सवाल करेगी, तो पार्टी ने आधिकारिक प्रस्ताव जारी किया। अब सवाल ये है कि परेशानी बीजेपी के लिए कैसे बढ़े, देश का मूड क्या है, वो आपको इस बार के गुजरात के बाहर के चुनाव के जो नतीजे हैं उससे संकेत मिल गया है। ठीक है। दूसरी तरफ जो जनता के बड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर और जो नरेंद्र मोदी जी के वायदे, उन वायदों की कसौटी पर एनडीए की सरकार को जनता पूरी तरह से फिसड्डी मानती है, फेल मानती है। एक व्यापक गठजोड़ 89 या 77 जैसा प्रयोग और एक ऐसा लचीला प्रयोग जिसमें सभी तरह के दलों का समावेश हो सके, ये समय की मांग है। राजीव जी, अब मैं ये जरा क्योंकि पुराने चीज पर नहीं जाना चाह रही हूँ, मैं एक लेकिन छोटी सी चीज समझना चाह रही हूँ। नीतीश कुमार क्यों अलग हुए बीजेपी से? कौन सी देशभक्ति वाली ऐसी बात उनको चुभ गई, ऐसा निर्णय उनको चुभ गया बीजेपी का कि उन्हें लगा कि तुरंत ये फैसला लेना है नोटबंदी के बाद? या आप जिस तरीके से कह रहे हैं, कौन सी ऐसी बात नीतीश कुमार को चुभी जिसकी वजह से आप लोग अलग हो गए बीजेपी से? या जो बातें कही जाती हैं कि वो अंदर सेंध लगाने की जो कोशिश बीजेपी की थी, उसकी वजह से नीतीश जी को लगा कि जेडीयू ही खतरे में आ सकती है? वही तो मैं कह रहा हूं कि सत्ता के लिए कौन परेशान है, ये तो आपको समझ में आएगा कि जहां हम सत्ता के बाहर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी ने कई निर्वाचित सरकारों को गिराने का काम। नहीं, आपने कहा ना देशभक्त सरकार, इनके फैसले सही नहीं थे, इनके सर नहीं सर, मेरा काउंटर सवाल तो होगा ना, वो अधिकार तो आप नहीं छीनिएगा ना सर। सवाल करती है। अरे सर, काउंटर इसी को कहते हैं सर। ये थोड़ी, अभी आपको मैंने पूरा मौका दिया, लेकिन मैं काउंटर सवाल तो पूछूंगी सर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ।
और मुझे बार बार का काउंटर मुझे समझ में आता है, आपकी रणनीति मेरी समझ में आ रही सर। आप अगर आप सर मेरा सवाल सुन लीजिए। आप मेरी रणनीति नहीं, आप मेरा सवाल आप क्यों सर आप भविष्य में आप सोच रहे हैं मेरी रणनीति क्या होगी? भाई मैं अभी जो सवाल पूछ रही हूँ उस सवाल का जवाब दीजिए ना सर। मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ। आपने कहा कि ठीक है सर, सुन लीजिए, मैंने आपसे ये सवाल किया, आपने कहा कि देश सबसे ऊपर है। आप मुझे ये बताइए, आपने क्या ऐसा सरकार ने गलत किया जिसके अगेंस्ट आपने कहा कि अब हम इस सरकार में नहीं रहेंगे? आपने भी तो ये देखा कि आप यहां खतरा है जेडीयू को, तो अलग हो जाइए। देश के लिए तो अलग नहीं हुए ना आप। देखिए, देश में गंगा जमनी तहजीब को खतरा है। हाँ, नहीं ये कह के आप हुए क्या अलग? सर मुझे समझाइए ना, वही तो मैं समझ रही हूँ। अलग होने के बाद तो कहना बहुत आसान है सर, लेकिन क्या आप डंकी की चोट पर यह कह के अलग हुए कि देश को बीजेपी से खतरा इसलिए हम अलग हो रहे हैं? या आपने ये कहा कि नोटबंदी का फैसला गलत था इसलिए हम साथ छोड़ रहे हैं? ये कह के आप अलग हुए क्या सर? आप मेरा जवाब लेना चाहती हैं? जी सर। कोशिश किया कि मुझे जवाब नहीं देने। अरे सर, मेरी कोई ऐसी कोशिश नहीं। अगर ऐसा होता सर मैं क्यों आपको बुलाती अपने पैनल में? रखिए सर जवाब। तो मत बुलाया कीजिए ना, अगर आप पूरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब ये तो राजीव जी आप नाराज क्यों हो रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, सवाल थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा धैर्य रखना चाहें तो मैं वापस से आ जाऊंगी, या फिर अगर जवाब देना पाए, अगर अभी आप जवाब दे पाए। मैं बस ये समझना चाह रही हूं, क्या ये कह के आपने गठबंधन तोड़ा? आप कहते डंके की चोट पर कि नोटबंदी लाए, गलत फैसला था, जा रहे हैं साथ। अगर आपके अब सुन लीजिए, हमारा जो जवाब है अनइंटरप्टेड आप सुनिएगा। ठीक है। नीतीश कुमार जी ने गंगा जमनी तहजीब को खतरा बताया। हाँ। उन्होंने कहा कि इस देश में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है। हाँ। अल्पसंख्यकों के लिए परेशानियां पैदा की जा रही और उसके साथ ही लोकतंत्र को समाप्त करना, संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से वो संक्रमण का शिकार कराना, चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ करना, आरसीपी सिंह या इस तरह के शिंदे जैसे नेताओं के बल पर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करना, ये हमारे आरोप थे और आर्काइव में चले जाए। ठीक है सर, ये लगातार ये आरोप हमारे रहे हैं। जिसका आपने जिक्र किया, मैं यही कह रही थी सर, वहां पर ये खतरा, जैसा आपने लोकतंत्र का खतरा बता दिया, खतरा तो जेडीयू पार्टी को लगा है ना? तो अभी आपने नाम ले लिया ना, जिनका नाम अभी आपने लिया, आपने कहा ना ऐसे लोगों से किसको खतरा हो रहा है सर? उससे तो सीधे पार्टी को खतरा हो रहा है। ऐसा तो है नहीं वो शख्स जाकर देश को नुकसान पहुंचा रहा था, आपको लगा लीजिए अब मुझे जो है अलग हो जाना है पार्टी से। ऐसा तो नहीं हुआ ना सर? अर्पिता जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ा होमवर्क कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पूरे जवाब में आप उसी निष्कर्ष पर आई जिसके जरिए आप बहस को एक कंक्लूजन पर लाना चाहती है। आपका निष्कर्ष पहले ठीक है सर, आपने अपना निष्कर्ष बता दिया, मेरे सवाल जनता ने सुन लिए। अब उनका निष्कर्ष क्या है उन पर छोड़ देते हैं। मैं समझ गई आप जो कहना चाह रहे हो, शायद जनता भी समझ गई होगी। राजीव रंजन से, बिल्कुल सही, ठीक है सर, ठीक है। जनता वो जवाब देने के लिए बैठी है ना सर, मेरा काम सवाल पूछना था, वो मैंने पूछ लिया। राजीव रंजन, ठीक। राजीव रंजन के बाद जरा मैं विशाल मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक हैं वो हमारे साथ। विशाल जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, क्योंकि नए साल के हम पहले दिन में हैं और राहुल गांधी को विपक्ष की तरफ से ये जो स्वीकार्यता मिल रही है, आपको लगता है कि अखिलेश यादव, मायावती, केजरीवाल, केसीआर ये सब भी साथ आएंगे? और अगर नहीं आएंगे तो ये चुनौती होगी बीजेपी के लिए या नहीं होगी? देखिए, सबसे पहला और जो मूलभूत प्रश्न है वो ये है कि उसका उत्तर आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है। वो ये है कि आपने जिन दलों को एक साथ आने की बात कही है, आपने देखा नहीं कि इसमें कहीं ना कहीं ये जो अभी एक साथ आने की बात की जा रही है, इसमें किस प्रकार से अवसरवादिता की होड़ लगी है। रही बात 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की, तो वो तो तब होगा कि जब सभी आपस में बैठकर एक सहमति विपक्ष तय करेगा। यहाँ तो हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा दृष्टिगोचर हो रही है। तो जब ऐसी स्थिति में, अभी आपने देखा, अभी मैं देख रहा था कुछ देर पहले, वो जो उत्तर प्रदेश में सपा को लेके जो स्टेटमेंट आया है, सपा ने जो जवाब दिया है कांग्रेस को, तो और अभी आपने बात किया कि जो है ये तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जो आपस में मिलकर एक गठबंधन की बात कर रही हैं और एक कॉमन विपक्ष के नेता पर तैयार कर रही हैं। आपको याद होगा कि जब मिलने की बारी आई थी और जब ये जो है जनता दल यूनाइटेड का बीजेपी से गठबंधन टूटा था, तो जब दिल्ली आना हुआ था तो शायद एक साथ फिर मुलाकात नहीं हो पाई थी, जहां तक मुझे याद है। तो ये बात बार बार कहना कि स्वीकार्यता होगी,
मुझे इसमें लेस मात्र भी विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि सबकी अपनी अवसरवादिता है, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरा सवाल आपका उत्तर कि 2024 की बात आप जो कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं सुन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के घटक दल छूटते चले गए और भारतीय जनता पार्टी अकेली रह गई और ये तमाम बातें हो रही हैं। आप यहां पर गौर करिएगा एक बात कि गठबंधन की राजनीति का जो संस्कृति है सीखनी है तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी से सीखनी चाहिए। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने किसी से गठबंधन नहीं तोड़ा, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा। क्यों? प्रश्न फिर वही है, अवसरवादिता। तो भारतीय जनता पार्टी को इल्जाम देने से क्या फायदा? अपने निर्णयों से खुद पूछ लो। महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, चुनाव से पहले एक कॉमन एजेंडे के तहत जब चुनाव लड़ा गया था, जब चीजें तय थी, तो फिर सरकार बनाने के लिए अवसरवादिता के नाते भारतीय जनता पार्टी का साथ किसने छोड़ा? उत्तर स्पष्ट है, आप देखिए ना। और अभी और वहीं पर उत्तर दिया जा रहा था कि एक कॉमन विचारधारा के साथ, कॉमन विचारधारा के साथ नहीं, एक कॉमन विचारधारा ये कि हमें सरकार बनानी है। आज लड़ाई भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इनको पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समतुल्य कोई तो खड़ा हो, कहां कोई स्टैंड कर राहुल गांधी को आप देखते हैं, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों राहुल गांधी को आप देखते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक चेहरा हो सकते हैं। 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। आज आप देखिए ना, भारत के सभी सांस्कृतिक प्रतीकों की दोबारा पुनर्स्थापना हो रही है। आज भारत अपने स्वाधीनता के अमृत महोत्सव में स्वाधीनता के अपनत्व को महसूस कर रहा है और आने वाले 25 सालों की एक नई इबारत लिख रहा है। तो अभी 2024 में कोई वैकेंसी मेरे अपने तर्कों, मेरे अपने ज्ञान के आधार पर मुझे कहीं कोई जो है वैकेंसी नहीं दिख रही है। हाँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से ये कहना कि सारे विपक्ष मिलकर, सारे जुगनू मिलकर एक दीपक को बुझाने का प्रयास करेंगे जो कि दैदीप्यमान है और भारत को विश्व गुरु के पद पर ले जाने के लिए सतत कर्मशील है, तो यहाँ पर कोई वैकेंसी दिख नहीं रही है और ये सब आपस की अवसरवादिता का खेल। ठीक है, आनंद जी आ रही हो, जरा अखिलेश जी पर जवाब इससे लेना चाह रही हूँ मैं। अखिलेश जी, सारे जुगनू मिलकर एक दीपक नहीं बुझा सकते और वो वैकेंसी ही नहीं बता रहे उधर। अगर दीपक होते मोदी जी तो आज लोग उनकी उपलब्धियों, कामों की चर्चा करते कि हमारे प्रधानमंत्री ने ये काम किए हैं इस देश में। महंगाई को रसातल में ला दिया है, 15 करोड़ नौकरियां दे दी है, $2 को जमीन पर ला दिया, पेट्रोल का दाम ऐसे कर दिया है। बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, अभी आपकी तकलीफ बढ़ेगी, रुक जाइए प्लीज, प्लीज अभी आपकी तकलीफ बढ़ेगी। अरे भाई अर्पिता जी थोड़ा सा हस्तक्षेप करिए, हस्तक्षेप करिए, अभी इनकी पीड़ा बढ़ेगी। अब अर्पिता जी आप खामोश बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? प्लीज अर्पिता जी, एक एक करके। राजीव जी, आपके अगर कोई सवाल है वो अभी आपकी पीड़ा बढ़ेगी। 2014 से पहले क्या स्थिति? अरे आपकी पीड़ा बढ़ेगी, हम समझ रहे हैं मेरे भाजपाई मित्र, आप सुनिए तो सुन लीजिए। अरे ऐसे ही अभी कपड़े फाड़ोगे, सत्ता जाएगी तो सुन लो। ठीक है विशाल जी प्लीज। अखिलेश ये कौन सी बात हुई? ठीक है, नहीं अखिलेश जी प्लीज, अब वो पर्सनल अटैक मत करके थोड़ा लॉजिकल और पॉइंट पर बात कीजिए। जी अर्पिता जी देखिए, एक छोटा सा आईना दिखाया, जो दीपक था ना वो टिमटिमा के बुझ गया, आपा खो दिया। हमें 10 सेकंड अभी तो सुनिए, हम तो सोचते थोड़ा बाद में गिनाएंगे। मैं सारी बातें मानने को तैयार हूँ। आप ये कह रहे हैं बहुत परिवर्तन हो रहा है, मैं क्योंकि मैंने राहुल गांधी की ये यात्रा कवर की है सर, तो मैंने देखा है कि भीड़ पहुंच रही है, उमड़ रही है। अब इसके बाद 2024 में क्या होता है वो देखना होगा, लेकिन मुझे ये समझा दीजिए अभी के जो परिणाम आए हैं, गुजरात का जो आप एग्जाम्पल दे देते हैं, वहां तो सर अगर ऐसा होता है तो सत्ता जानी चाहिए, बीजेपी धीरे धीरे तो समटनी चाहिए। रिकॉर्ड तोड़ अगर जीत के साथ आगे बीजेपी बढ़ रही तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो दीपक बुझ रहा है? अब सुनिए, वही तो मैंने कहा कि मोदी जी का ऑरा सिर्फ गुजरात तक रह गया है। अच्छा। गुजरात के बाद 0 सन्नाटा है। अब देखिए बड़ा आदमी कौन होता है? हाँ। जिसकी जुबान की कीमत हो। प्रधानमंत्री वो स्टेट्समैन प्रधानमंत्री वो होता है कि जो कहे और करके दिखाया हो। 2022 के 40 वायदे हैं मोदी जी के और 2018 में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीति आयोग और जेटली जी ने बताया था कि जो हमारा 75वां वर्षगांठ है आजादी के, ये हम 40 वादे किसी भी कीमत पे कंप्लीट करेंगे। ये बाकायदा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे है। नीति आयोग के चेयरमैन मेंबर और जेटली जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।
वादा नंबर 1, 20 वीडियो होंगे आपके पास। हर घर को पक्का घर, हर परिवार को पक्का घर होगा, उसमें नल होगा, उस नल में जल होगा और उसमें एलईडी लाइट होगी और शौचालय होगा। 22 तक बुलेट ट्रेन आएगी। सर, इससे मुझे याद आ जाता है कांग्रेस पार्टी का वो नारा। अरे मुझे सुनाने दीजिए सर, मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा सवाल उस हर राजनीतिक दल से हो जाता है जो सीना ठोक के ये कहता है कि हमने देश की तस्वीर बदली है। सर एक सेकेंड, अखिलेश जी, मुझे वो नारा याद आ जाता है, किसका नारा था? गरीबी हटाओ। किसका नारा था सर? देश में अब गरीब है नहीं, एक भी शख्स गरीब नहीं है ना सर। अब देखिए, हम एक क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी कैसे नापी जाएगी? क्या महंगाई कम हुई? ये जो आप कह रहे हैं ना, ये तो फिर कांग्रेस पार्टी जिसने सबसे ज्यादा शासन किया, उनसे भी उठता है ना सवाल। सर, आपने तो गरीबी हटाओ नारा दिया, कितनी गरीबी हट गई सर? मुझे ये समझाइए। अगर इस पर जाएंगे, सुनिए ना अखिलेश जी, अगर आप इसमें जाएंगे तो फिर सवाल कांग्रेस पार्टी से भी पूछा जाएगा। नहीं सर, मैं एक आम नागरिक के तौर पर पूछ सकती हूँ, मैं किसी भी राजनीतिक दल से ये सवाल सीना ठोक के पूछूंगी सर, सीना ठोक के ये सवाल पूछूंगी कि हर शख्स, हर राजनीतिक दल सिर्फ परिवर्तन की बात करता है और हर क्रेडिट लेने की बात करता है कि हमने इतना परिवर्तन कर दिया। सर, देश की स्थिति आज बहुत बेहतर होती है अगर सबने मिलकर किया होता है। यहाँ पर उस बात की डींग मत हाकिए सर। जी जी, एक सेकंड, मैं विशाल जी से यहाँ पे जवाब लेना चाह रही हूँ। नहीं अखिलेश जी, अब आप इसमें जाएंगे पीछे तो सर ये फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे। मैं उत्तर दे रहा हूँ, सोचिए, ठीक है, सोचिए आजादी के बाद, सोचिए 70 साल के शासन में सर ये लेक्चर देना और ऐलान करना और भाषण देना सब राजनीतिक दलों ने अपने हिस्से रख रखा है सर। आम शख्स, आम नागरिक कुछ नहीं बोल सकता ना सर। महंगाई बढ़ा लीजिए, गरीबी मत हटाइए, सिर्फ आकर दावा कर लीजिए, आम आदमी चुप रहे। 30% का योगदान करता था। आज एग्रीकल्चर नहीं 2014 के पहले कहां तक आपकी सिमट गई थी? ठीक है, क्यों नहीं ठीक है अखिलेश जी, लगातार बोलने से देखिए कुछ नहीं होगा। आप ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जो जा रही आदमी के दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हर राजनीतिक बीजेपी भी और कांग्रेस भी, मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में। डिफेंस के सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिट की स्थापना हुई थी। पूछिए, पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि शौचालय की सोच, हर घर में पक्के नल की सोच, किसानों की आमदनी दुगना करने की सोच, पीएम किसान योजना की स्कीम, ये कौन सा बोल रहे हैं जनाब? डिफेंस सेक्टर में मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। विशाल जी, मैं आपसे रोक रही हूँ। सवाल फिर महंगाई को लेकर भी उठेंगे सर, सवाल फिर पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भी उठेंगे सर। नहीं सर, बहस को हम मोड़ के वापस हम जरा राहुल गांधी पर आ जाते हैं। नहीं, आप तुलनात्मक दृष्टि से सर फिर बहुत तुलना बनती है। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आनंद जी एक सेकंड में आप दोनों को रोकिए, आप दोनों को रोकिए, अगर आवाज कम कीजिए। आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है, नहीं सर ये तुलनात्मक नहीं। आप एक बहुत ही अनुभवी पत्रकार हैं, हम सबको भविष्य में आपसे बहुत उम्मीदें हैं। 1 मिनट का समय आपसे लूंगा। अभी हमारे मित्र विश्लेषक जी विशाल मिश्रा जी कह रहे थे कि विपक्ष जो है इकट्ठा नहीं हो सकता, मोदी जी की मजबूती में कोई खड़ा नहीं है। मैं विशाल जी से पूछना चाहता हूं, तो क्या करें? हम प्रयास करना बंद कर दें? हम अपनी तैयारी नहीं करें? हम अपने कार्यकर्ताओं को घर बिठा दें? हम कोशिश न करें? हम चुनाव जीतने की कोई तैयारी न करें? पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि शिवसेना हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे जेडीयू हो, ये छोड़ के जाते हैं, बीजेपी किसी को छोड़ के नहीं जाती। 2 मिनट के अंदर विषय खत्म करूंगा। किसानों के मुद्दे पे अकाली दल आपको छोड़कर गई, बाद में आपने यू टर्न लिया और किसान आंदोलन समाप्त करवाया। शिवसेना के पीठ में छुरा भोंका और महाशक्ति बन के हमारे ही एक व्यक्ति को निकालकर मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद जेडीयू को आरपी सिंह के साथ हाथ मिलाकर आप खत्म करना चाहते थे। सर आप शुरू पे आइए ना जी। अगर आप द एंड की बात करेंगे तो ऐसे पूरी पिक्चर तो नहीं होगी ना सर। स्टार्टिंग की बात कीजिए, पहले क्या तय हुआ था आप और बीजेपी के बीच में? आप ये कह रहे हैं कि बाद में आपके में से ही एक शख्स को निकालकर पार्टी तोड़ने की कोशिश हुई और सरकार गिराने की कोशिश हुई, लेकिन उससे पहले सर क्या प्रोमिसेस थे आप दोनों के बीच में? बता रहा हूँ। मातोश्री के बंद कमरे में ये बात हुई थी कि जब हम चुनाव जीतेंगे और हमारे जो विधायक आएंगे, चाहे किसके कितने भी आए, आधा हम उसको ये करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2.5 साल आप मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल हम मुख्यमंत्री रहेंगे। बात हो गई कि ठीक है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया और जैसे उन्हें लगा कि हम 105 से ज्यादा हो गए हैं और शिवसेना थोड़ी पिछड़ गई है, उन्होंने तुरंत पलटी मार दिया और उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई थी।
जिस बाला साहब ठाकरे जी की कसम खाकर आपने बात की थी, आप उसे झुठला दिए और आज उन्हीं का नाम लेकर आप राजनीति करना चाहते हैं। यही अर्पिता जी, यही चेहरा दिखाइए लोगों को, ताकि देश की 140 करोड़ जनता देखे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपको जहां लगता है कि बीजेपी अच्छा कर ले जाती है, वहां पर आप छोटे छोटे दलों का साथ, चाहे जेडीयू को देख लीजिए, जेडीयू को यही खतरा लग रहा था कि अब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, तो धीरे धीरे उनको पीछे करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो साथ छोड़कर चले गए। यहां पर महाराष्ट्र में भी शिवसेना को लेकर भी यही, जो प्रॉमिसेस आप पहले करते हैं, जब रिजल्ट में जो चीजें बदल जाती हैं तो आप अपने वादों से मुकर जाते हैं और उन सारे साथ को छोड़ते चले जा रहे हैं। ये सफेद झूठ है। शिवसेना के पास जब 2 विधायक हुआ करते थे तब उसको 171 सीटें देके 51 विधायकों तक भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाने का काम किया। तब भारतीय जनता पार्टी के 18 विधायक थे 1989 में। उसी तरह से नीतीश कुमार के साथ 6 विधायक नहीं थे। समता पार्टी में कितने विधायक थे? जरा राजीव रंजन जी शोध करके बता दीजिएगा कितने विधायक थे। और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अभी उनके विधायकों की संख्या कितनी थी? उनको मुख्यमंत्री किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी में। जब तेजस्वी यादव जो है बुढ़ऊ चाचा कह के ताने मार रहे थे, तब नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता कर रहा था। अभी जो बात आनंद दुबे जी कह रहे हैं, आनंद दुबे जी ने कहा भाई 2.5 साल कह रहे हैं कि हमारे एक दूसरे को। आनंद दुबे जी आप 2019 के चुनाव में सक्रिय थे। एक मुझे भाषण दिखा दीजिए प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, जिसमें उद्धव ठाकरे जी मंच पर रहे हो, जहां एक बार भी कहा गया हो कि 2.5 साल रहेगा। बार बार स्पष्टता से कहा जा रहा था देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री होंगे। तब उद्धव ठाकरे का या तो कान खराब था या मुंह खराब था। क्या खराब था भाई? उनकी जीवा से कुछ निकला नहीं कि भाई आप क्या कह रहे हैं 2.5 साल हमारे बंटवारा होना था। एक बार नहीं टोका। तो आपने नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, कान खराब है या जुबान खराब है, क्या करते हैं? क्या गलत है? परिदृश्य में नहीं, क्या गलत शब्द कौन सा है? आपको क्योंकि किसानों के मुद्दे पर अकाली आपको छोड़कर चले जाते हैं, नीतीश कुमार आपको छोड़कर चले गए, महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी हो गई, जो आपके साथ के थे वो सब छूट रहे हैं। अब वो दूसरे के साथ यानी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो आपकी एज अ सत्ता में रहने वाली पार्टी के तौर पर आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या है? आप कैसे देखते हैं? सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा, बाकी कोई साथ हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी को? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता की सेवा करने के लिए बनी है और प्रधान सेवक के नाते आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पंडित नेहरू से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल तक सामान्य शौचालय लोगों को नहीं दिया गया था, बिजली का कनेक्शन लोगों को नहीं दिया गया था, हर घर नल से जल नहीं दिया गया था, मकान नहीं। मैं अखिलेश सिंह से चुनौती देता हूं, 1947 में रोटी कपड़ा और मकान की बात कांग्रेस ने कही थी। सर अब फिर आप वही बात ले आए जिसके लिए मैंने अखिलेश जी से सवाल पूछा था। 47 से 2014 शुक्ला जी, आप अगर इस पर अगर आप सुनिए सर, अगर सर आप सारी अच्छी चीजें स्वीकार करते हैं तो बुरी चीजें स्वीकार करने का भी मादा सरकार के तौर पर आपको होना चाहिए सर। अगर आप इधर ही ले आए हैं तो फिर ये सवाल उठता है कि पेट्रोल डीजल का रेट क्या है सर? पेट्रोल डीजल का रेट क्या है सर? महंगाई कहाँ पर है सर? उस पर भी बात करने के लिए तैयार है। नोटबंदी कितनी सफल रही? आपने कहा सारा काला धन जो है वापस आ गया है, उसके बाद आज किस तरीके की रिपोर्ट आ रही देखी है सर आपने? राज्यों में ज्यादा है, काला धन पर भी जवाब देने को तैयार है। आप सरकार, आप एक बात बताइए सर, आप केंद्र में है, आप ये तुलना करेंगे कि राज्यों में महंगाई ज्यादा है? के जमाने में सर आप ये तुलना करेंगे राज्यों में महंगाई ज्यादा है? केंद्र में फिर जिम्मेदारी आपकी क्या है? कंपनी हमने बंद कराई है। प्रेम शुक्ला, एक सेकेंड। 4 लाख शेल कंपनियां हमने बंद कराई है। सर मुझे आप ये बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम है ज्यादा या नहीं है सर? मेरा भी उत्तर तो सुनेंगी सर, सवाल तो सुनिए ना। हाँ बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना। लेकिन आप उसका राज्य की तुलना तो नहीं करेंगे। राज्यों में ज्यादा है, ये क्या बात हुई? शासित राज्यों में कम है। ये क्यों नहीं तुलना करें? राजस्थान से गुजरात की तुलना नहीं होगी? केंद्र के तौर पर आपकी राजस्थान से गुजरात की तुलना नहीं क्यों नहीं होगी? बात तो मुझे बताइए ना, की कीमत कैसे क्यों बात नहीं होगी कि राजस्थान में अशोक गहलोत लूट ले चलेगा और गैस के दाम तो एकदम कम हो गए जी। गैस तो 200 अगर बघेल लूट ले चलेगा, हम सस्ता करते नहीं चलेगा। ये नया तरीका है, ये नया निजाम है। अगर भारतीय जनता पार्टी आपकी जाती है तो आप उसको जिम्मेदार अशोक गहलोत को बता देंगे कि देखिए राज्यों में वहाँ पेट्रोल महंगी थी इसलिए हमारी सरकार चली गई, तो सर वो भी तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि कैसे उसको ठीक कीजिए कि राज्यों में, राज्य और केंद्र में नहीं बांटना है। सर आप देश चला रहे हैं, सर देश चला रहे हैं, आप देश चला रहे हैं सर। और आप बताइए ना, वैट राज्यों की जिम्मेदारी है कि नहीं?
वैट राज्यों की जिम्मेदारी है कि नहीं है? तो सर यहाँ पर आप ये बात भी कह दीजिए, कल को जब आप सत्ता में नहीं रहते हैं तो वहां पर भी राज्यों और केंद्र में तुलनात्मक देखिएगा, फिर सिलेंडर अपने कंधों पर सिंबॉलिक तौर पे लेकर मत कीजिएगा प्रदर्शन। जीएसटी लगाओ, ठीक है ठीक है, नहीं राजस्थान में छत्तीसगढ़ में ज्यादा क्यों है, टीएमसी के बंगाल में ज्यादा क्यों? ठीक है, लेकिन अखिलेश जी ठीक है, चर्चा में लौटते हैं सर, ये फिर वहीं खिंच जाएगा ये मुद्दा मुझे, ये ठीक है सर, एक सेकंड अखिलेश जी मुझे जरा आप इस पर जवाब दीजिए। ठीक है, ये बहस का मुद्दा नहीं है सर। अखिलेश जी मुझे आप इस पर जवाब दीजिए। ठीक है सर, समझ गए, प्रेम शुक्ला जी समझ गए और जनता भी समझ गई। ठीक है अखिलेश जी, मुझे जरा ये बताइए कि अखिलेश, मायावती, केजरीवाल, केसीआर, ये जो और नेता हैं विपक्ष के, ममता बनर्जी, वो आएंगी साथ, और नहीं आती हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी कैसे बनाएगी ये महागठबंधन और कैसे बनाएगी राहुल गांधी को बड़ा चेहरा? बड़ा साफ सा है, जिन नेताओं का आपने नाम लिया ये सब मोदी जी के साथ नहीं है, कोई इसमें से मोदी जी के साथ नहीं है। ठीक है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ये भी राहुल गांधी के कोई साथ मोदी जी नहीं के है साथ नहीं है। और तो ये कैसे आपने कह दिया नहीं है? सर आपने बयान नहीं देखे, अखिलेश जी क्या बोल रहे हैं कि वो नहीं है? नहीं ये अरे फिर भी हम लोग लाइक माइंडेड हैं। अच्छा, साथ मतलब शब्दों पे नहीं जाऊं, भावनाओं को समझूं। ये इसमें अब बोलने दिया करें प्लीज। देखिए, इसमें से कोई इसी नेता के किसी पार्टी से आप पूछ लिए कि आप मोदी जी के साथ जाएंगे, वो जवाब दे देगा ये कंफर्म है कि नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं प्रेम तो ये जो बीजेपी है, राहुल गांधी 63% जनता मोदी जी के खिलाफ थी। मोदी जी सिर्फ बीच में देखिए बोलने लगे, मैं तो किसी के बीच में बोलता नहीं। आपके साथ कितने 37% वोट मिला था मोदी जी को, मोदी जी को 37% वोट मिला था। 63% जनता मोदी जी के खिलाफ है। देखिए ये लोग जो है इसी तरह की बातें करते हैं। नहीं, राहुल गांधी के साथ कितनी जनता है तो जो प्रधानमंत्री हमारी सब कंपनियां बेच रहा हो वो काबिल है। जो प्रधानमंत्री हमारा रेल बेच रहा हो, प्लेटफॉर्म बेच रहा हो, हवाई जहाज बेच रहा हो, एयरपोर्ट बेच रहा हो, ब्रेड बेच रहा हो, बीएसएनएल बेच रहा हो, पावर हाउस मुझे ये बताइए, सब स्टेशन, क्या आप ये मानेंगे कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति, एक सेकेंड अखिलेश जी सवाल, नहीं ठीक है ना सर, ये कुछ नहीं, इससे डिबेट में कुछ नहीं होता सर, एक सेकेंड। 1,54,000 अखिलेश जी मेरे सवाल को सुनिए जरा। अखिलेश जी आप जवाब देंगे या मैं दूसरे पैनलिस्ट पर जाऊं? अखिलेश जी ठीक है, चलिए आवाज कम कर दीजिए। अखिलेश जी फिर ये मत कहिएगा मैंने आपसे सवाल नहीं पूछा सर। 12 करोड़ का घोटाला। नहीं प्रेम शुक्ला जी प्लीज सर, आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता सर। आप सब इतने माननीय प्रवक्ता के तौर पर यहाँ बैठे हैं सर, अच्छा नहीं लगता ना बार बार मुझे आप लोगों को शांत करने के लिए कहना पड़ रहा है। अखिलेश जी मुझे ये समझाइए, कि आप ये मानेंगे कि किसी तरीके की रणनीति की कमी रह गई कांग्रेस पार्टी की? क्योंकि ये यात्रा जैसा कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है बहुत भीड़ है, अच्छी तौर पर चल रही है, पहले इसको राजनीति से बिल्कुल अलग रखा गया, इतर रखा गया, लेकिन आखिर तक आते आते यहां पर सारे विपक्ष को साथ लाने की कवायद की जा रही है। क्या ये कवायद पहले से हो जानी चाहिए तो शायद आज कुछ नतीजा या तस्वीर कुछ अलग होती? क्या वहां कमी रह गई? क्योंकि क्या पल पल ऐसा लग रहा है कि रणनीति बनती चली जा रही है? आपको लग रहा है वो रणनीति में कहीं कमी रह गई? हो सकता है सब साथ आ जाते और ये एक भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष जोड़ो यात्रा भी ये बन सकता था। ये दूसरी बार आप सवाल कर रही हैं। मैंने शुरू से कहा कि जैसे यात्रा शुरू हुई थी तो शुरू में आप लोगों ने कहा कितनी सफल होगी, जब दक्षिण भारत में सफल हुई तो आप लोगों ने कहा कि अब उत्तर भारत हिंदी बेल्ट में देखना है, जब हिंदी बेल्ट में आने लगी तो कहा इसमें महाराष्ट्र में देखते हैं कौन विपक्ष के साथ लोग आते हैं जो साथ में नहीं है, कर्नाटक में कौन साथ में आते हैं, सब आते गए, कारवां बढ़ता गया, लोग जुटते गए। तो सर ये बता दीजिए ना अखिलेश जी, इसके बाद जब यहाँ उत्तर दिल्ली की तरफ प्रवेश कर रहे थे आप, एक सेकेंड अखिलेश जी, आप ये कह रहे हैं कि आप ये दूसरी बार ना मेरा काउंटर ले लीजिए सर, मेरा काउंटर, आप ये कह रहे हैं कि कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, ठीक है, तो दिल्ली में प्रवेश करने से पहले ये क्यों ख्याल आया कि चलिए विपक्ष को निमंत्रण भेज दें? जब लोग ऐसे ही जुड़ रहे थे आपके साथ तो निमंत्रण भेजने की जरूरत क्यों आन पड़ी? नहीं, वो तो जितने लाइक माइंडेड लोग हैं सबको निमंत्रण जा रहा है। तो ये फिर आपने स्टार्टिंग से क्यों नहीं किया? जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की तो आपने पहले आपको कैसे पता नहीं किया? सर आपने कहा किया, दिखा दीजिए, दिखाइए मुझे, कहा निमंत्रण भेजा गया होगा ना किसी पेपर में सर। नहीं किया ये आप दिखा दीजिए, नहीं किया ये आप दिखा दीजिए। सर अब मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूं ना सर कि मेरे पास वो लेटर हेड में चीजें लिखकर आती हूँ, वो तो आप दिखा पाएंगे सर।
मैं यहाँ आज तक में बैठी हूँ, आज तक की कुछ चीजें मैं आपको बताऊं दिखा सकती हूँ, लेकिन सर अब मैं ये नहीं दिखा सकती ना सर। प्लीज प्लीज आप इसको अब सर देखिए, झूठ बोलने मतलब इसको स्वीकार कर लीजिए ना कि नहीं दिया था, बाद में रणनीति बन गई, क्या बुरा है सर इसमें? बात है, क्या इसमें क्या बात बुरी हो जाएगी, क्या खराब हो जाएगा? ठीक है, बाद में आपको लगा कि सबको साथ ले लीजिए। आप लोगों को सारे लोगों को जवाब मिल जाएगा, चुनाव अभी आने दीजिए। अच्छा, क्योंकि हमसे डर है, ठीक है, इसलिए मोदी जी और उनके लोग, मीडिया के लोग बहस हम पे कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मोदी जी पे नहीं बहस हो रही है। हाँ सर, अभी आप एक काम कीजिएगा अखिलेश जी, शो खत्म होने के बाद एक बार फिर से ये शो देखिएगा। जैसे सवाल मैंने आपसे रखे वही प्रेम शुक्ला जी से भी रखे हैं, और ऐसा नहीं है कि विपक्ष से ही सिर्फ हो रहा है सवाल सरकार पर भी हो रहा है, लेकिन आप लोग भी एक छवि गढ़ने में लगे हैं। लेकिन ठीक है, जनता भी चश्मा नहीं लगाकर साफ और नंगी आंखों से चीजों को देख और समझ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल आप सभी का। तो कुल मिलाकर 2024 में क्या तस्वीर बनती है? क्या राहुल गांधी विपक्ष का बड़ा चेहरा होंगे और सबको स्वीकार होंगे? यही बड़ा सवाल।